बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और नॉन कैरियस लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर में आज का टॉपिक है टूथ एट्रीजन एंड ब्रुक्सिज्म। तो हम देख लेते हैं कि एट्रीजन होती क्या है। दिस इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड और डेंटल एट्रीजन इज़ बेसिकली फिजियोलॉजिकल वेयरिंग अवे ऑफ डेंटल हार्ट टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट विद नो फॉरेन सब्सटेंसेस इंटरवेनिंग। तो हमने अब्रेजन में देखा था कि उसमें अदर देन टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट जो वियर ऑफ टूथ का है या टूथ स्ट्रक्चर का है या टूथ सरफेस लॉस है वो हमने देखा था। तो यहाँ पर टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट है और इसमें जो मेन लैंडमार्क क्या है इस कॉन्टैक्ट के साथ विद नो फॉरेन सब्सटेंसेस इंटरवेनिंग। सो एटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसकी कॉजेज में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा फंक्शनल हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे टॉपिक में ब्रुक्सिज्म मेंशन था। तो पैरा फंक्शनल हैबिट्स में बेसिकली ब्रुक्सिज्म भी आ सकता है। उसके अलावा मेडिकल कंडीशंस कुछ हो सकती हैं जो कि दांतों के आपस में रगड़ पैदा कर सकती हैं और उससे वियर ऑफ हो सकता है। और फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि कैनाइन गाइडेड ऑक्लूजन है तो उसमें भी वियर ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है जी, हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स क्या है ट्रीजन की। देयर आर बेसिकली ब्रॉडली टू टाइप्स दैट आर मेंशन्ड हियर। प्रॉक्सिमल सरफेस एट्रीजन, it means that adhesion can occur mesially or distally, and there is occlusal surface adhesion जो कि हमारे च्यूइंग में मेस्टिकेशन में जो डायरेक्ट कांटेक्ट उसमें आता है, जिसमें बाइट है, ग्राइंडिंग है, उसमें ये occlusal surface कांटेक्ट occlusal surface adhesion हो सकती है। और आपके सामने जैसे कि मेंशन है पिक्चर में, तो हमारे प्रॉक्सिमल इसमें शो हुआ है कि हम देख सकते हैं इसमें प्रॉक्सिमल सरफेस में यहाँ पर एक रीजन देख सकते हैं। उसके अलावा ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर इधर आपका रीजन क्लियरली मेंशन है। और ये अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं ओल्ड एज में, खासतौर पे जिनमें इसी तरीके से रीजन होती है, डेंटिन एक्सपोज हो चुकी होती है और कप शेप लीजन्स होती हैं। और इसमें सेंसिटिविटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक फॉर्म में है तो इसमें सेंसिटिविटी बहुत कम रह जाती है, लेकिन सेंसिटिविटी होती भी है अक्सर डेंटिन एक्सपोज होने के साथ। तो ये डिफरेंट कंडीशन आ सकती हैं हमारे सामने। इसके अलावा क्या है, जो प्रॉक्सिमल सरफेस रीजन या प्रॉक्सिमल फेसिटिंग जिसे यहाँ लिखा हुआ है, उसमें क्या सीक्वेंस हो सकता है। टू सरफेस लॉस और टीएसएल एंड फ्लैटनिंग ऑफ द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। दांतों के दरमियान में जो स्पेस है वो फ्लैट हो सकती है और उससे वहाँ पर इंटरडेंटल गैप भी नज़र आ सकता है। और उसके अलावा क्या है, देर इज़ डिक्रीज डायमेंशन ऑफ सराउंडिंग एम्ब्रेजर्स। जो सराउंडिंग एम्ब्रेजर्स हैं उनमें उनकी सरफेस भी लॉस होने के बाद वहाँ पर उसकी डायमेंशन कम हो जाती है। डिक्रीज मीडियम डायमेंशन ऑफ द टीथ लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग। जब वहाँ पर स्पेस बन जाती है इंटरप्रॉक्सिमली, तो फिर दांत उस तरीके से कांटेक्ट में नहीं रहते, उनमें ड्रिफ्टिंग भी देखी गई है और मोस्टली मीजियल ड्रिफ्टिंग होती है इसमें। देर इज चेंज फिजियोलॉजी ऑफ द इंटरडेंटल पेपिला। जाहिर सी बात है कि जब प्रॉक्सिमल सरफेस एट्रीजन है या प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस लॉस है या प्रॉक्सिमल टूथ वियर है, तो जैसे जैसे आपके पास डिक्रीज मीजियो डिस्टल डायमेंशन आ रही है, लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर आ रहा है मीजियली और डिस्टली, तो साथ में इंटरडेंटल पेपिला जो है उसमें भी चेंजेस आएंगी। जाहिर है उसके उस तरीके से कांटेक्ट में नहीं है, तो वहाँ पर फूड इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम आ सकती है और साथ साथ उसकी जो हेल्थ है वो भी मुतासिर होती है। और सिमिलरली क्या होगा, ब्रशिंग या प्लाक कंट्रोल जो है वो उस तरीके से इंश्योर नहीं हो सकेगा। या तो उसमें प्रॉपर्ली फ्लॉसिंग की जाए या फिर वहाँ इंटरनेट ब्रश का यूज़ किया जाए, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है और पेरियोडोंटाइटिस की तरफ कंडीशन जा सकती है। उसमें बोन लॉस, एल्वियोलर बोन लॉस हो सकता है, साथ में पॉकेटिंग हो सकती है और जो पीडियल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो उनकी नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और पेरियोडोंटाइटिस उसमें रिजल्ट मिल सकता है हमें। देन द ऑक्लूसिव सरफेस सेट रीजन है, जो हमारी बाइटिंग या च्यूइंग या इन्वेस्टिगेटिव सर्फेसिस हैं, उनके अंदर भी टू सरफेस लॉस आ सकता है, जैसे कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन जो है वो चेंज हो सकती है उस तरीके से। कुछ दांतों पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, कुछ पे कम हो सकता है। आपकी जो ऑक्लूजन है वो इम्बैलेंस हो सकती है इसमें। So adhesion of the occlusal surface is marked by a general flattening of the occlusal for the palatal surfaces. Mostly क्या है आपके पास, occlusal surfaces molars के अंदर आ सकती हैं, posterior teeth के अंदर आ सकती हैं या फिर palatal surfaces आ सकती हैं स्पेशली। तो यहाँ पर वेयर ऑफ होता है और यहाँ पर आपकी कपिंग या फेसिटिंग या उसमें इनेमल लॉस वेयर हो सकता है और फिर डेंटिन और इवन पल्प एक्सपोजर भी देखा गया है। So, general flattening of the occlusal or the palatal surface of the teeth
दैट आर एंगेज ड्यूरिंग द लेटरल फंक्शनल मूवमेंट्स। ये देखना है आपने। इन severe cases a reverse cusp situation can occur. This is very important. A reverse cusp situation can occur. इसमें वेयर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको रिवर्स cusp की सिचुएशन सामने आ जाती है। एंड canines are the most often affected teeth. canines में बहुत मार्क्ड किस्म की पैरेटल सरफेस के ऊपर एट्रीजन या टूथ सरफेस लॉस देखा जाता है। इवन उसमें रूट कैनाल करने की भी नीड हो सकती है। तो पैटर्न क्या होता है बेसिकली? एट्रियन है, टूथ टू टूथ कांटेक्ट है, या अगर टूथ में फिलिंग हो चुकी है तो फिलिंग टू फिलिंग कांटेक्ट है, फिलिंग टू टूथ कांटेक्ट है। उसके अंदर आपके सामने क्या होता है, इवन की फिलिंग्स जो हैं वो भी वेयर ऑफ हो जाती हैं, वेयर ऑफ द अमेलगम और कंपोजिट रेस्टोरेशन, ये भी देखा गया है। तो अमेलगम सरफेस क्या हो जाती हैं, वो शाइनी हो सकती हैं, उनमें कपिंग या फेसेटिंग हो सकती है। सवियर वियर अगर आपके पास है इमीडिएट कुछ अरसे में, तो उसमें क्या है कि एल्वेलर बोन की जो इरप्शन है वो क्लियर नहीं देखी गई, और वर्टिकल लॉस जो है दैट इज इम्पार्टेड ऑन द फेस। और स्ट्रेन की वजह से जो आपका फेशियल सिस्टम है वो भी उसमें डिफरेंट डिफरेंस देखा गया है उसके अंदर। इवन रिंकलिंग आ सकती है, इस तरह की कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर ओवर द इयर्स, जैसे कि टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट के साथ, बाइटिंग के साथ, च्यूइंग के साथ ये वेयर देखा गया है, तो उसमें एल्वेलर बोन ग्रोज, ओक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन लॉस हो जाता है, और उसमें फेस पे इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ टूथ सरफेस लॉस है और सिर्फ टीथ इफेक्ट होते हैं। The incidence of occlusal caries in teeth undergoing rapid revision is low because early caries is abraded away. Even के जो early caries हो चुकी है वो भी इसके आपस में occlusal surface जब आपकी है, जो chewing surface है, आपस में जब वो रगड़ खाती है उसमें adhesion होती है, तो chances of caries are low, क्योंकि वो जो आपके पास अगर caries लीजन था वो भी ऐसा ऐसा abrade away हो जाता है। टाइप ऑफ पर्सन में वेरी करता है। अगर पेशेंट के अंदर क्लेंचिंग या ब्रुक्सिज्म की हैबिट है तो ये वेट ज़्यादा होता जाएगा। ऐसी कंडीशन अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। और ये जो पिछले हमने स्लाइड में देखा था कि एट्रियन हैज़ रिमूव द केरियस प्रोन विल फिशर सिस्टम, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, सो डायग्नोसिस क्या है विद एट्रियन? द वन सर्फेसिस आर फ्लैट, सर्फेसिस आपकी फ्लैट हैं, एंड कम इनटू कांटेक्ट इन द लेटरल मैंडिबुलर मूवमेंट, that is important. A diagnosis of a region therefore requires that the involved teeth contact in the intercuspal position or in the lateral excursive movements. तो ये चीज़ देखनी है आपने। अब थोड़ा सा bruxism को देख लेते हैं। Bruxism is basically the grinding or rubbing of the teeth together with mandibular movement in an unaware subconscious state. इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली जो ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग या रबिंग ऑफ द टीथ होती है ये अनकॉन्शियस स्टेट में है, आपको पता नहीं चल रहा, और मोस्टली क्या होती है, ड्यूरिंग स्लीप होती है। आपके साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं या आपकी फैमिली है वो बता सकते हैं कि आप नींद की हालत में अपने दांतों को रगड़ते हैं या नहीं रगड़ते। और ये मोस्टली क्या है, दैट इज स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस या एंग्जाइटी से इसका ताल्लुक है। तो पैटर्न क्या होता है, लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन द एंटीरियर्स। एंटीरियर में क्यों होता है? ड्यू टू द अनफेवरेबल एवरेज चेंजेस क्रिएटेड बाय द eccentric posterior interferences। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब पोस्टीरियर इसेंट्रिक इंटरफेरेंसेस हैं तो तमाम लोड जो आपका आ जाता है, जो फोर्स आ जाती है वो फ्रंट के टीथ पे या एंटीरियर पे आ जाती है, जिसकी वजह से एंटीरियर सरफेस लॉस ज़्यादा देखा गया है। और ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली एंटीरियर सरफेसेस ज़्यादा वेयर ऑफ नज़र आती हैं। ओनली एक्सेप्शन इज द एंटीरियर ओपन बाइट। जिस पेशेंट में एंटीरियर ओपन बाइट है वहाँ पर जाहिर है कि दांत आपस में नहीं मिलेंगे फ्रंट के, तो वो वहाँ पर एंटीरियर नज़र नहीं आएगा। अब ये मैंने पहले बताया कि इसमें ये स्ट्रेस रिलेटेड है। तो टाइप ऑफ पर्सन दैट इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस्ड और एंजाइटी। जिस जो दोज पर्सन दैट आर अफेक्टेड विद द स्ट्रेस और एंजाइटी कंडीशन या डिप्रेशन डिप्रेशन में हैं, तो उनमें ये फियर ज़्यादा नज़र आएगा आपको, या कोर्स फूड जो ज़्यादा लेते हैं। तो ब्रुक्सिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद मेसेटेरिक हाइपरट्रॉफी, मेसेटर मसल की हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी आपको। टीएमपीडीएस या टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन सिंड्रोम भी उसमें हो सकता है, उसकी तमाम जो साइन सिम्टम्स हैं वो नज़र आ सकते हैं। लेटरल साइड ऑफ टंग में क्रेनुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशर्स बन जाते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग, ठीक है। उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टंग में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो साइज बड़ा होता है और ज़्यादा उसमें फिर आपको नज़र आता है। जो आपकी साइज ऑफ टंग है वो अक्सर वहाँ पर उनमें आपको अल्सर्स या इस तरह की कंडीशन भी बन जाती है, इसकी वजह से फिशर्स नज़र आते हैं या फिर वो थोड़ी सी डैमेज नज़र आती हैं आपको। एंड सर्वाइकल एब्फ्रैक्शन लीजन्स, तो सर्वाइकल एरियाज के ऊपर जहाँ पर गम्स और टीथ आपस में मिल रहे हैं
वहाँ पर एफ्रैक्शन लीजन्स भी नज़र आती हैं और एफ्रैक्शन को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इसको स्ट्रेस कोरोजन भी कहते हैं या इडियोपैथिक इरोजन भी कहते हैं, अब्रेजन को आप, ठीक है? वो भी इसमें नज़र आता है। ये तमाम जो कंडीशंस हैं दीज़ आर एसोसिएटेड विद द ब्रुक्सिज़्म, ठीक है? तो डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन क्या चीज़ है? हमने रिकॉग्नाइज़ करना है वियर पैटर्न को, जो हमने डिस्कस किया अभी। उसमें वियर फेसेट्स ऑफ द हैंड आर्टिकल विल मैच अप इवन नॉट आस्किंग द पेशेंट इफ दे ब्रुक्स, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो आपकी वियर फेसेट्स हैं, जब आपने मॉडल्स बना लिए हैं, दे विल मैच अप इवन पेशेंट को आप नहीं बताएँगे तो वो इस तरह से नज़र आएँगे कि उसमें वेयर नज़र आ रहा है और ब्रूसिज़्म का पैटर्न है। कि पेशेंट की अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी ली ना, तो हाँ, हम इसके जब लेते हैं मॉडल्स, तो मॉडल्स को स्टडी करते हुए भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट में क्लेंचिंग या ब्रूसिज़्म हो सकता है, जिसकी वजह से सीवियर किस्म का वेयर पैटर्न बन चुका है। तो ये कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है, टीएच की, जिस तरीके से इसमें वेयर नज़र आ रहा है। तो आज का इतना ही टॉपिक है। मैं थोड़े से लेट हो गया इस बनाने में क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बनाएँ लेक्चर्स और तमाम टॉपिक्स को आहिस्ता-आहिस्ता मैं कवर करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। कोई चीज़ आप कमेंट्स में बताना चाहते हैं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए या इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करने के लिए, या कोई चीज़ आपके ज़हन में है तो ज़रूर कमेंट करें, फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।